हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 80 यानी ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंकर और कस्टमर के बीच बेसिकली क्या रिलेशनशिप होता है? डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। इसमें एक तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है जिसमें कि बैंक जो कस्टमर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके डेटा को सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की है। तो इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। जो नॉन डिस्क्लोजर, ये जो अग्रीमेंट इसकी इसमें ड्यूटी कहा गया है, इसको ये नॉन डिस्क्लोजर वाला जो अग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और लीगल है, ये भी बताया गया। ठीक है। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन को इन्हें खुलना ही पड़ता है, बैंक को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कब? जब कंपल्शन ऑफ लॉ हो। अगर डिस्क्लोजर अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ है, मतलब कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यदि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक ड्यूटी संबंधित है तो उसके लिए देनी पड़ेगी। यदि उसमें बैंक इसलिए डिस्क्लोज कर रहा है क्योंकि उसमें बैंक का कोई इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल लोन संबंधित, किसी ने कोई लोन लिया है, आपको इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, अब लेकिन उसकी उसकी मृत्यु होगी तो आप उसके गारंटर को बताओगे ना, या उसके घर वालों को जाकर बताओगे भाई इतना लोन बकाया था, इतना लिया था, इतना चार्ज था, इतना इंटरेस्ट था, इतने दिन से नहीं दिया है। तो ये सारा क्या हुआ? उसकी जो डिस्क्लोज आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? बैंक के बेटर इंटरेस्ट में कर रहे हो। या जहां पर ये चीज़ इम्प्लाइड कंसेंट कस्टमर से ली जाए कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो, तो फिर ठीक है। डिस्क्लोजर अंडर कंपल्शन ऑफ लॉ के बारे में क्या कहा गया है? बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अकॉर्डिंग यदि कोई लीगल डिस्प्यूट है किसी कस्टमर और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, और उस केस में कोर्ट ने डिमांड किया है कि भाई हमें फला फला बुक्स या आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से कोई समन वगैरह आता है तो भी इन्फॉर्मेशन एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है तो भी वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मतलब बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ड्यूटी टू डिस्क्लोज इन पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कहा गया कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, सपोज जो बैंक है वो टेररिस्ट के साथ, किसी टेररिस्ट का अकाउंट है या किसी टेररिस्ट के अकाउंट में पैसा चला गया, या कोई इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, या कोई स्मगलिंग या कोई किडनैपिंग हुई तो उसका पैसा या हवाले का पैसा इधर उधर हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो पब्लिक इंटरेस्ट के केस में भी उन्हें वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक के सेल्फ हम पढ़ चुके हैं। ये किसी ने मान लीजिए कोई गारंटर या लोन ले रखा है तो उसका गारंटर को, उसके वकील को चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना, तो वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये भी अलाउड है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, भाई एक बैंक दूसरे बैंक को देगा, दूसरे बैंक पहले बैंक को देगा, तब तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तब तो सिविल स्कोर क्लियरली निकल आएगा। कोई गार्निशी या अटैचमेंट ऑर्डर है तो उस केस में कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई अटैचमेंट ऑर्डर या कोर्ट के द्वारा गार्निशी ऑर्डर है तो बैंक इमीडिएटली उस अकाउंट में डेबिट पर रोक लगा देगा। ठीक है। इसके बाद उसके बाद देख लेते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी बीसीएसबीआई क्या है? नवंबर 2003 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, किस पे? प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। किसके अंतर्गत? श्री एस तारापुरे के अंतर्गत, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी थे। ठीक है। किस लिए बनाई गई थी? जिससे कि जो कॉमन मैन को बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही हैं उनको और बेहतर कैसा किया जा सके, इसके लिए कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? कमेटी ने कहा एक काम करो, बीसीएसबीआई बना लो, यानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ये बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, ये बना लो। क्यों बना लो? ये सेम ऐसा ही एक बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड बोर्ड कहाँ था? यूके में, यानी इंग्लैंड में भी था, उसी की तर्ज पे इंडिया में बनाया गया। बीसीएसबीआई जो है वो कब रजिस्टर हुआ? 2006 में हुआ, एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है। उसके आधार पर 18 फरवरी 2006 को रजिस्टर हुआ। बीसीएसबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के साथ कोलैबोरेशन करके दो कोड्स स्टैब्लिश किए। दो कोड्स कौन कौन थे? एक है पहला कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, मतलब बैंक का क्या कमिटमेंट है कस्टमर के लिए, जो कब इशू हुआ? 2006 में, और रिवाइज कब हुआ? 2018 में। फिर दूसरा है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। बहुत सिंपल है, देखिए, एक बैंक का कमिटमेंट है कस्टमर के लिए और दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल, यानी माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल जो यूनिट्स हैं उनके लिए। ठीक है। एमएफआईज के लिए, उन एंटरप्राइजेस के लिए कब ये आया? ये 2008 में आया और रिव्यू 2012 और 15 में हुआ। ठीक है। ये दो किसने बनाए? आईबीए और बीसीएसबीआई ने मिलकर। बीसीएसबीआई ने अपने ऑपरेशंस स्टॉप कर दिए, डिसकंटिन्यू कर दिए। क्यों, कब से किए गए हैं? 1 अप्रैल 2019 से। आरबीआई ने क्या किया उसके बाद? एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, सीईपीडी बना दिया, जिसने क्या किया? चार्टर ऑफ, मतलब बीसीएसबीआई का काम खत्म 2019 से, फिर क्या बना है? सीईपीडी, यानी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिसने क्या इशू किया, COCI यानी चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स इशू किए, जिससे कि ओम्बड्समैन मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके और लोगों को ईजिली बेहतर सर्विस मिल सके। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर में क्या है, ये 2006 में इशू हुआ था, 2009 में रिवाइज हुआ, 2014 में रिवाइज हुआ, जिससे कि बैंक का कमिटमेंट कस्टमर के लिए क्या है, उसके कोड संबंधित चीज़ें थी। बैंक कमिटमेंट में इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड और सर्विस इंडिविजुअल कस्टमर को क्या मिलना चाहिए, वो चीज़ें उसमें मेंशन करी गई थी। फिर कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो था, ये कब स्टैब्लिश हुआ, मई 2008 में स्टैब्लिश हुआ, जिससे कि मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से डील करते वक्त एज पर MSMED एक्ट 2006। ये जो कोड है 2012 और 15 में रिवाइज हुआ, 2008 में बना, 12 और 15 में रिवाइज हुआ। इसमें जो द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट जो MSE था, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो था, वो लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स, फैक्टरिंग सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज, इन पर भी एप्लीकेबल होता है। इन कोड्स के अंतर्गत की कमिटमेंट्स क्या क्या हैं, एक तो बहुत फेयरली और रीजनेबल बैंक बिहेव करेगा, जो कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और कस्टमर्स को कस्टमर को हेल्प करेगा, जिससे कि बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज उनको प्राप्त हो सकें। ठीक है, कस्टमर को उनका अकाउंट यूज़ करने में हेल्प करेगा, कस्टमर्स के साथ क्विकली और सिंपैथेटिकली डील करेगा, जिस अगर कभी भी कोई चीज़ गलत हो, मान लीजिए किसी कस्टमर के अकाउंट में फ्रॉड हो गया, तो ये नहीं उसको डांट दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम ही ने पासवर्ड बताया या तुमसे ATM खो गया, बजाय उसको सिंपैथेटिकली डील करेगा, जिससे कि उस पर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी रहे। ठीक है, सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर की होगी उससे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखना बैंक का काम है। बैंक के पास एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना भी अति आवश्यक है। ऑब्लिगेशन ऑफ द कस्टमर, कुछ ऑब्लिगेशन होंगे कस्टमर के, जैसे कि कस्टमर को KYC संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, अपनी पासबुक, चेकबुक आदि, डेबिट कार्ड आदि को साफ अपने पास सुरक्षा से रखना पड़ेगा, अपनी यूज़र ID पासवर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने किसी भी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा अपना ट्रांजैक्शंस नहीं करवाने होंगे। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देने हैं, OTP वगैरह नहीं देना, जो फ़ोन आके OTP मांगते हैं जामतारा वाली कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी ईमेल या SMS का अगर कोई लिंक आता है तो उस पर नहीं क्लिक करना, बल्कि अगर आपको वेबसाइट लॉगिन करनी है बैंक की तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। ठीक है, और HTTPS का ध्यान रखना है, क्या होता है HTTPS, या आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नॉन होम ब्रांचेस वगैरह में कोशिश करनी है कि ट्रांजेक्शन नहीं करने, बहुत मजबूरी में करना है, अदरवाइज कोशिश करना है कि होम ब्रांच में ट्रांजेक्शन किए जाएँ। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह बैंक में लगवा के रखना, जिससे कि बेहतर पता चल सके सब कुछ। ठीक है, अपने जो बैंकिंग डाटा है उसको मोबाइल या ईमेल में या पर्स वॉलेट में इतना नहीं रखना है कि कोई बता ATM, कुछ लोग क्या करते हैं ATM के पीछे ATM का पिन लिख देते हैं कि भूल ना जाए, उस चक्कर में ATM खोया तो पिन भी खोया, कोई पैसा निकाल के ले गया। ठीक है, सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड सोर्सेज से ही शॉपिंग वगैरह करनी है ऑनलाइन, ये नहीं अपने ATM डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पे, गरी वेबसाइट पे डाल दिया आपने। अपना मोबाइल, अपना जो ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन है उसको रेगुलरली टाइम फ्रेम में चेंज करते रहना है। अगर आपका ATM वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ चोरी होता है तो उसको तुरंत ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन. Do like, share and subscribe and give us a genuine feedback so that we can improve. Thank you so much for your valuable time.